हेलो दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का जन्म आपका जो ये चैप्टर है उसमें हमने असहयोग आंदोलन को पढ़ लिया था। भाई हमने देखा था कि भारत में किस तरह से राष्ट्रवाद ने जन्म लिया और असहयोग आंदोलन तक हम हमारे पिछले वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं और आगे हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हमें ये देखना होगा कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। तो जो असहयोग आंदोलन था वो कैसे खत्म हुआ था भाई? 1922 में खत्म, उसको वो समाप्त हो गया था, उसको बंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और इसका कारण क्या था भाई? क्योंकि उनको लगता था कि ये जो आंदोलन है वो हिंसक होता जा रहा है और महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। वो चाहते थे कि हम बिना किसी तरह के आक्रामकता या मारपीट या किसी भी तरह की हिंसा न करके अहिंसा के द्वारा अपने भाई स्वराज को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि ये आंदोलन क्या हो रहा है, हिंसक हो रहा है, तो उन्होंने इसे वापस ले लिया और उन्होंने सोचा कि जो हमारे सत्याग्रही है ना वो व्यापक रूप से प्रशिक्षित नहीं, उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो ये वापस क्यों लिया गया था? ये वापस लिया गया था भैया आपका जो ये चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में, 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसकी वजह से क्या किया था गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। 1922 में गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चला दी थी पुलिस ने। और जो पुलिस ने, अंग्रेज पुलिस ने गोली चला दी थी। ठीक है ना? तो उसमें क्या किया, उस गोली चलाए जाने के कारण जनता भड़क उठी थी और जनता ने क्या किया कि एक थानेदार और 21 हवलदारों को उस थाने में आग लगा दी और इतने लोग मर गए थे, यानी एक थानेदार और 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई थी। जब जनता भड़क गई तो उसने थाने में मारपीट शुरू कर दी और आग लगा दी। ठीक है ना? तो इस वजह से गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया है, तो वो था चोरी चोरा कांड 1922, 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि अब जो ये आंदोलन है हिंसक होता जा रहा है। और जी अब आगे बढ़ते हैं भाई, कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। ठीक है ना? वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। अब जब इन्होंने, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को पारित किया और कांग्रेस के सभी नेताओं को ये कहा गया था कि भाई हम सरकार का असहयोग करेंगे। ठीक है ना? यानी किसी भी तरह से अंग्रेज सरकार का साथ नहीं देंगे। तो जो प्रांतीय परिषदें थे उनमें इंडियंस को कुछ लिमिटेड सीटें मिलती थी कि वहाँ वो चुनाव में पार्ट ले सकते थे। ठीक है ना? और चुनाव के जरिए वो प्रांतीय परिषदों में भाई उनकी कार्रवाई, जो अंग्रेजों की कार्रवाई होती थी, जैसे हमारी संसद है, विधानसभा है, विधानसभाओं में है प्रांतीय परिषदें होती है, तो वहाँ विधानसभा, जो आज की अपनी विधानसभा है, इस तरह से उनको लगा लीजिए। तो वहाँ उन प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेंगे और सरकार की गलत नीतियों को या कहीं भी मिलकर उनको ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ठीक है ना? वो ऐसा चाहते थे कुछ नेता जो कांग्रेस के थे वो इन जन संघर्षों से थक चुके थे और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। अब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो तब वो सरकार का सहयोग नहीं कर सकते थे, असहयोग करना था ना, तो इसलिए उन्होंने प्रांतीय परिषदों से त्यागपत्र दे दिया था। पर अब वो क्या है कि ये देख के थक चुके थे और फिर ऊपर से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया असहयोग आंदोलन को, तो वो इस चीज़ से परेशान भी हो गए थे। जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इस चीज़ का काफ़ी विरोध भी किया था कि आपने ये जो असहयोग आंदोलन इसको वापस क्यों लिया है। ठीक है ना? अच्छा, अब आगे चलते हैं। उनको लगता था, उनको किनको, जो नेता प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। और ये प्रांतीय परिषदों में चुनाव किस वजह से हो रहे थे? 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गठित हुआ था ना 1919 में, उसके अकॉर्डिंग इंडियंस को भी प्रांतीय परिषदों में पार्ट लेने का हक मिल चुका था। ठीक है? तो उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। तो वो चाहते थे कि हम प्रांतीय परिषदों के अंदर ही रहकर जो ब्रिटिश सरकार है वो कोई कानून बनाती, कोई नीतियाँ लागू करती है, तो हम उनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, उनमें कुछ सुधारों की वकालत करेंगे कि भाई ऐसा नहीं, ये कीजिए। क्योंकि अगर आदमी किसी पोजीशन पर होगा तो शायद वो कुछ तो बोलेगा। अब ये तो है कि सरकार मानती तो है नहीं, अंग्रेज सरकार ने कभी कुछ ऐसा खास माना नहीं, पर हाँ कुछ तो फ़र्क पड़ा था। 100 में से 1-2 नियम तो उन्होंने भी माने थे। तो इस तरह से ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है और ये भी शो करना चाहते थे कि ये जो परिषदें बनी हुई है लोकतांत्रिक नहीं है, यानी इसमें लोकतंत्र, जनता का कोई हित नहीं छुपा हुआ है। CR दास, मोतीलाल नेहरू परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे। ठीक है ना? जैसे मैंने आपसे कहा था। और इसलिए कांग्रेस के भीतर इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और युवा नेता ज़्यादा
उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बने हुए थे। अब जो ज़्यादा युवा नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस थे, ये क्या थे, ये ज़्यादा उग्र नेता थे, उग्र जन आंदोलन, लेकिन ये थोड़ा सा गर्मजोश में थे और ये क्या चाहते थे कि जो असहयोग आंदोलन थे इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। वो इस चीज़ का दबाव बना रहे थे कि पूरे देश को पूर्ण स्वतंत्रता, ना कि किसी भी तरह की स्वतंत्रता, जैसे कि हमें कुछ सीटें दे दी परिषदों में या हमें कुछ रियायतें दे दी किसी तरह की, तो वो सब ना चाह के ये क्या चाहते थे कि हमें क्या मिले, पूर्ण स्वतंत्रता मिले। ठीक है ना। चलिए, आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में ऐसे दो तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। ठीक है ना। एक बात और जब भी स्वराज पार्टी का गठन हुआ था ना, तो उस टाइम महात्मा गांधी क्या थे, जेल चले गए थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन को लेने के पश्चात अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया था। अब वो जेल चले गए पार्टी के अंदर, अब इतना ना कोई आंदोलन चल रहा है, तो पार्टी के जो नेता थे उन्होंने क्या सोचा, भाई अब महात्मा गांधी भी जेल चले गए, किसी तरह के हमारे पास कोई प्लान तैयार नहीं है, हाँ तो हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रांतीय परिषदों के अंदर चुनाव में पार्ट लेंगे, उनमें इलेक्ट हो जाएंगे, चुने जाएंगे, तो हम वहाँ से यानी कि प्रांतीय परिषदों के अंदर से ही क्या करेंगे, उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, दो कारण और बताए गए इसमें। पहला कारण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, जो 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। तो आपको पता होगा विश्वव्यापी मंदी कब आई थी, 1929-1930 का टाइम पीरियड जो था वो सबसे ज़्यादा ही, बल्कि सबसे ज़्यादा ऐसा टाइम पीरियड था जब विश्वव्यापी मंदी छाई हुई थी, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ही आर्थिक मंदी आ चुकी थी। ठीक है ना। तो ये 1926 से कृषि उत्पादों की, जो कृषि के उत्पादन के जो यानी कृषि के जो प्रोडक्ट थे या कृषि के मटेरियल से जो प्रोडक्शन किया जा रहा था, उन सब चीज़ों की क्या थी, कीमतें गिरने लगी, जैसे खाने पीने के सामान की कीमतें गिरने लगी थी। ठीक है। और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी, मतलब एकदम डाउन आ चुकी थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा। अब भाई मांग, डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कहाँ से, सप्लाई कौन करेगा, डिमांड के अकॉर्डिंग तो सप्लाई होती है ना। अब किसी ने मांग ही नहीं किया तो सप्लाई क्या करोगे आप। तो उससे क्या हो गया, किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ गया। अब किसानों ने फसल तो पैदा कर ली पर उसकी मांग ही नहीं है मार्केट में, तो वो उसको कहाँ बेचेंगे, कहीं नहीं बेचेंगे। तो इससे क्या हो गया, अब वो घर में रखने से उस उपज को ना तो वो बेच सकते थे, ना फिर टैक्स दे पाए, तो इस तरह से ना तो उसे बेच पाए ना ही अपना लगान चुका पाए। और 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। 1930 आते आते 1926 से स्टार्टिंग हो गई थी और 1930 में तो बिल्कुल धराशायी हो चुका था, बिल्कुल ही आर्थिक महामंदी बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी। तो उस टाइम क्या हो चुका था, बहुत भारी उथल पुथल ग्रामीण इलाकों में हो चुकी थी। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। आयोग ने एक भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। जो साइमन कमीशन जिसको हमने कहा है वो ही, ये देखिए साइमन कमीशन, तो ये क्या है कि इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार, जब ब्रिटेन में नई सरकार का गठन हुआ था, टोरी सरकार जिसको बोला गया, तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग गठित किया गया। वो वैधानिक आयोग कौन था, साइमन कमीशन। ठीक है ना। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और वो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली और भारत का उसको अध्ययन करना था, बल्कि पूरे भारत को में उसमें घूमकर उन्हें ये देखना था कि कैसी क्या कार्रवाई चल रही है भारत के अंदर, किस तरह से क्या सुधार किया जाए किसानों के साथ या भारत की जनता के साथ, उनके हित में सुधार करने हैं। ठीक है ना। तो और भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था बनानी है, तो उसके लिए जो आयोग गठित किया गया उसके अंदर कोई भारतीय ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो, दिक्कत की बात तो यही थी ना कि अगर कोई भारतीय होगा वो ही तो भारत में रहने वाले लोगों की कंडीशंस को समझेगा। तो यही साइमन आयोग की एक तो सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। ठीक है ना। तो चलिए भी आगे देखते हैं 1928 में। अब साइमन कमीशन कब आया था ये ध्यान रखिएगा, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। गोलमाल से मतलब कि क्लियरली कुछ नहीं कहा, बस किसी भी तरह से ये जो गतिविधियां हो रही थी
राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, आंदोलन किसी न किसी तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे या विरोध में खड़े थे, तो उसको शांत करने के लिए, ठीक है ना, उसको शांत करने के लिए 1929 में किसने, लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया था। वो भी गोलमाल सा, क्लियरली कुछ नहीं बोला था। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस टाइम क्या कहा जा रहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी कि साइमन गो बैक के नारे दिए गए। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही पार्टियों ने मिलकर, मतलब कि प्रदर्शन पार्टियों ने विरोध किया था इसका, ठीक है ना। उन्होंने इस बारे में, और जो ये डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल ऐलान किया उसके बारे में कोई समय सीमा नहीं होती, बस ये कहते कि हाँ भाई भारत को हम डोमिनियन स्टेट घोषित करेंगे, या कुछ गोल ऐसे ही लबला जैसा दे दिया जिससे क्या है जनता थोड़ी शांत हो जाए। उनको करना धरना कुछ था नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। और उन्होंने क्या कहा कि अब इंडिया के लिए जो संविधान बनाया जाएगा उसके लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाएंगे, तो वहाँ पर कांग्रेस और सभी इंडिया के सभी नेताओं को आना होगा, अपना प्रेजेंटेशन देनी होगी, वहाँ रिप्रेजेंट होना होगा, और फिर उनको भाई अपने अपने सुझाव देने होंगे। फिर देखते हैं कि सरकार मानती है, किन किन नियमों को मानती है, यानी कि सब गोलमेज सम्मेलन होगा इस तरह से, ठीक है। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। अब जो इरविन ने कहा था कि डोमिनियन स्टेट का हम ऐलान करते हैं और वही हाँ आपको वहाँ गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन आना है, तो इन सब चीज़ों से जो इन्होंने कहा था उससे क्या हुआ, इन सब चीज़ों से कौन संतुष्ट नहीं था, कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी आपकी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर उग्र ज़्यादा भाई युवा नेताओं में कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। अब देखिए आगे, मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। मध्यमार्गी जो मतलब कि ना उदारवादी थे ना ही गर्म, मतलब कि कुछ इस तरह के भाई जितनी जनता थी उसके जितने सदस्य थे उनमें से सबके विचार अलग अलग थे, कुछ उग्रवाद थे, कुछ उदारवाद थे, ठीक है ना। तो उस तरह से कुछ मध्यमार्गी नेता थे, वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही हमें संवैधानिक, वो चाहते थे कि ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही, कि ब्रिटिश के डोमिनियन ही रहे हम और उसके भीतर ही हमें क्या मिल जाए, संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। लेकिन इस खेमे का प्रभाव कम होता जा रहा था। अब लोगों के विचार ये नहीं थे कि अब हमको उसके अंग्रेजों के अंडर ही रह के काम करें, नहीं। अब ज़्यादातर जो सदस्य थे कांग्रेस के वो क्या चाहते थे, पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, 1929 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो किसके द्वारा की गई मांग, ये भी ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और वो ही क्या थे उस टाइम अध्यक्ष थे, और ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1929 में, ठीक है। यहाँ तो मांग की गई थी, ठीक है ना, को औपचारिक रूप से मांग लिया गया, मांग जो की थी पूर्ण स्वराज की उसको मान लिया गया था, और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब हमारा जो भारत का संविधान है वो बनकर तो 2 महीने पहले बनकर रेडी हो चुका था ना, पर उसको लागू 26 जनवरी को क्यों किया गया था, वो इसीलिए किया गया था, इसी दिन को खास बनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने ही 26 जनवरी को ही क्या उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था, तो इसलिए 1930 को आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे उस दिन से, यानी 26 जनवरी 1930 से लोग जो नेता थे कांग्रेस के उन्होंने और लोगों को प्रोत्साहित किया कि इस दिन से हम पूर्ण स्वराज की शपथ लेंगे, यानी पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, इस चीज़ की उन्होंने शपथ ली। और उस उत्सव को बहुत कम ही लोगों में ध्यान दिया, और इस उत्सव की ओर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों में जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई रास्ता ढूंढना था। अब शपथ ले ली, पूर्ण स्वराज की मांग कर ली, कांग्रेस ने उसको पास कर दिया। फिर कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने शपथ ले ली कि हम भाई पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करेंगे, पर सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा, यानी कांग्रेस के नेताओं के संघर्ष से बात नहीं बनेगी ना, जो पूरा भारत है हमारा, भारत के सभी लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है ना। पर क्या था, अभी लोगों का ध्यान इस तरफ था नहीं, पूर्ण स्वराज की तरफ। तब गांधी जी ने सोचा कि सभी लोगों को इस पूर्ण स्वराज की तरफ लाने के लिए, यानी कि इस मुद्दे से जोड़ने के लिए, लोगों में पूर्ण स्वराज की भावना जागृत करने के लिए कोई ठोस रास्ता अपना भी, कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ेगा, कोई ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे पूरे भारत की जनता को जोड़ा जा सके, एकता के सूत्र में, एक तरह से एकता में बांधा जा सके, उनमें पूर्ण स्वराज की भावना को विकसित किया जा सके। और इसकी शुरुआत इन्होंने की नमक यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है ना। तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया,
उन्होंने देखा कि नमक छोटे से बड़ा, अमीर से गरीब सभी इंसान यूज़ करते हैं, तो हम नमक के जरिए सभी को जोड़ सकते हैं। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों और किसानों की तथा विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। यानी सब, अब उन्होंने इसमें सबको जोड़ना था, तो उन्होंने विचार जो मांगे थी वो भी सभी के लिए डाली। किसानों की मांगे भी थी और अन्य जो लोग उनकी भी थी, उद्योगपतियों की भी थी, सबकी मांगों को इसमें ऐड किया। वरना अगर वो किसी एक फील्ड से यानी किसी एक तरह के इंसानों की मांग को ऐड कर देते उसके अंदर 11 सूत्री जो उन्होंने मांग मांगी थी, तो उसमें क्या हो गया, फिर और दूसरा जो तबका था वो अपने आप को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से कटा महसूस करता, ठीक है ना। इसलिए पूरे इंडिया को यानी पूरे भारत के सभी तरह के लोग, सभी वर्गों को जोड़ने के लिए उन्होंने इसमें सभी को शामिल किया। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी कि जो नमक पर टैक्स लगा दिया है उसे ख़त्म किया जाए। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इज़्ज़तदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया कि नमक के जरिए उन्होंने सभी को, अमीर गरीब हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। महात्मा गांधी का यह पत्र क्या था, एक अल्टीमेटम था, यानी चेतावनी था। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। पर इरविन क्या थे, वो झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 78 यानी 78 वॉलेंटियर्स के साथ यानी अपने सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। और यह यात्रा उन्होंने साबरमती आश्रम से, ठीक है ना, साबरमती आश्रम को ही सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है, साबरमती आश्रम से शुरू की थी। आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात के तटीय कस्बा, यानी कि जहाँ समुद्र लगता था, तटीय कस्बे तक ये यात्रा उन्होंने क्या की थी, वहाँ जाकर इन्होंने ख़त्म की थी। तो साबरमती आश्रम से शुरू की 240 किलोमीटर दूर, और मतलब कि वहाँ से शुरू करके 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर इसको समाप्त होना था। गांधी जी की एक टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ 10 मील का सफ़र तय किया, यानी कि गांधी जी 24 दिन में वहाँ पहुँचे। हर रोज़ उन्होंने 10 मील उन्होंने सफ़र तय किया, यानी कि उन्होंने कितने किलोमीटर चले, वो 240 किलोमीटर तक वो उन्होंने अपनी ये यात्रा पूरी कंप्लीट की। अब उनको जो ये टाइम है वो हर रोज़ 10 मील ही क्यों चलते थे, ये बताओ। 10 मील क्योंकि वो रास्ते में रुकते, लोगों से मिलते, जहाँ भी लोग उनसे जहाँ लोगों के समूह इकट्ठे होते वहाँ रुकते वो, और लोगों को एकता में बांधते, यानी उनको लोगों को बोलते और बताते कि किस तरह से हमें भारत को आज़ाद कराना है या हमें किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, इस तरह से। तो गांधी जी जहाँ भी रुकते वहाँ हज़ारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी स्वराज के बारे में अच्छे से बताते कि कैसे हम पूर्ण स्वराज ले सकते हैं, स्वराज आएगा तो भारत के अंदर क्या होगा, किस तरह से लोगों का भला होगा, ये सब चीज़ें वो उन्हें बताते थे। और आह्वान किया, और लोगों का आह्वान किया, बुलाया कि लोगों को प्रेरित किया या उनको एकत्रित किया, पुकारा उनको कि अंग्रेजों को शांतिपूर्वक अवज्ञा करे, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। सविनय अवज्ञा, शांतिपूर्वक अवज्ञा, आज्ञा का न मानना। और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे। अब ये ध्यान रखिएगा कि वो 11 मार्च से चले और 6 अप्रैल को पहुंचकर उन्होंने क्या किया, नमक कानून को तोड़ा था। वहाँ समुद्र में जो पानी था उसको उबालकर और नमक बनाया। इससे उन्होंने क्या किया, नमक कानून को तोड़ दिया। उन्होंने कहा हम किसी तरह का टैक्स नहीं देंगे, देखो हमने समुद्र से पानी से नमक बना लिया है, ठीक है ना। तो ये ही कानून का उल्लंघन सविनय अवज्ञा थी, जो उनकी आज्ञा थी अंग्रेज सरकार की कि नमक पर टैक्स लगेगा, हमें दो। तो उन्होंने उनकी आज्ञा को कैंसिल कर दिया कि हम बिना आपकी आज्ञा लिए किसी भी तरह से आपको माने बिना आपको टैक्स नहीं देंगे और हम अपना नमक बनाएंगे। तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो यहाँ गांधी जी के दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 1930 में। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले कैसे अलग था, अब आपको ये भी समझिए। तो इस बार लोगों ने केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। यानी कि जब असहयोग आंदोलन था उसमें तो सिर्फ असहयोग कर रहे थे, वो उस किसी भी तरह की एक्टिविटीज में साथ नहीं दे रहे थे। अब यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार ने कानून बना रखे थे उनको भी तोड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, ठीक है ना, और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाने लगी। पिकेटिंग होते हैं उनको बंद किया जाने लगा, ठीक है ना।
किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। अब किसानों ने लगान देना भी बंद कर दिया, चौकीदारी कर चुकाना भी बंद कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया, इस्तीफे दे दिए। और बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का, भाई हर तरह के कानून का उल्लंघन, सविनय अवज्ञा का मतलब था कि आप किसी भी तरह के उनके कानूनों को ना माने, सपोर्ट ना करें, पर शांतिपूर्वक तरीके से, ठीक है ना। तो वन कानूनों का नहीं माना गया, सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफे दे दिए, चौकीदारों ने भाई चौकीदारी कर नहीं चुका है, किसानों ने लगा नहीं दिया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, नमक का कानून तोड़ दिया। इस तरह से बहुत सी चीज़ें, मतलब कि हर जगह भारत के सभी वर्ग के लोगों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया, भाई इसमें सभी इसमें बढ़ चढ़ कर पार्ट ले रहे थे। लकड़ी बीनने वाले, मवेशी चराने वालों को आरक्षित वनों में, अब पहले क्या था कि जो वन आरक्षित कर दिए थे वहाँ भाई ह्यूमन बींग्स की, इंसानों की और पशुओं की किसी तरह की एंट्री अलाउ नहीं थी, पर अब उन्होंने वहाँ जाना भी शुरू कर दिया लकड़ी बीनने के लिए और अपने पशुओं को चराने के लिए। वो जहाँ उनको जाना मना था वहाँ भी वो जाने लगे नहीं, इस तरह से उन्होंने उल्लंघन शुरू कर दिया। तो आप एक एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अगर आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर कौन कौन सी गतिविधियाँ की जा रही थी या नहीं की जा रही थी, कोई एक ओड आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई वहाँ, जैसे कि आरक्षित वनों के अंदर पशु चराने जाने लगे थे तो वहाँ उल्लंघन हुआ था, लगान नहीं दिया गया, सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफे दे दिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई थी। क्वेश्चन इसी तरह बन के आएगा, कुछ अलग नहीं आना है, बस इन्हीं लाइनों में से थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन को उठाया जाएगा, पता, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप जो बुक्स बच्चों को रीड कराओगे, आप जो टीचर बन के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपको उन बुक्स पर कितनी पकड़ है, कितनी नॉलेज है, आपको कहाँ से कौन कौन सी लाइनें पता है, आपने इनको रीड भी किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। तो इन घटनाओं से चिंतित होकर औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। अब उन्होंने देखा कि भाई ये तो किसी तरह भी काबू में नहीं आ रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जो कांग्रेस के नेता थे। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित सभी साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये डिट्टो जो महात्मा गांधी थे उन्हीं की तरह सारी एक्टिविटीज़ करते थे। एक्टिविटीज़ का मतलब यह उनको सपोर्ट करते थे और उनके बताए नियम कानूनों को फॉलो करते थे, उन्हीं पर चलते, इसलिए उनको सीमांत गांधी कहा गया है अब्दुल गफ्फार खान को। जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई, ठीक है ना। यानी कि अब भीड़ को गुस्सा आ गया, सभी के अंदर आक्रोश आ गया कि हमारे जो नेता उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या हुआ, वो पुलिस की गोलियों की सामना करते हुए सड़क पर उतर आई, बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर में औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। अब जब वो तो अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर क्या किया, जो औद्योगिक मजदूर थे, कहाँ के, शोलापुर के, ये वर्ड्स है ना, ये नाम आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने फिर क्या किया भाई, अब उनके लिए तो जो अंग्रेजी शासन का प्रतीक क्या है भाई, जो पुलिस चौकियाँ हैं, जो नगर पालिका भवन, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उन सबको क्या सोचते थे कि ये सब क्या है, अंग्रेज सरकार के अड्डे हैं, तो इन्हीं को ख़त्म कर दो, ठीक है ना। तो वहाँ पर उन्होंने हमले शुरू कर दिए और भयभीत सरकार, अब सरकार क्या थी, वो डरना तो था ही भाई कि भाई लोग तो बगावत पर उतर आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का निर्ममता से दमन का रास्ता अपनाया। निर्मम मतलब बुरी तरह से मारपीट लगा लो, गोलियां चला के लगा लो, कैसे भी जेलों में भरो, कुछ भी करके, तो शांतिपूर्वक। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, जो शांतिपूर्ण रूप से सत्याग्रह कर रहे थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत शांतिपूर्ण रूप से काम कर रहे थे ना, अब वो भी इसकी चपेट में आ गए। अब उसमें बच्चे भी आ गए, औरतें भी आ गई, उन सबको मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने, अब देखा, महात्मा गांधी ने देखा कि बहुत हिंसक रूप धारण कर लिया हमारे इस आंदोलन ने, तो महात्मा गांधी ने एक बार फिर से आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसे ही गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने, इसे ही क्या कहा गया आपका, गांधी इरविन समझौता कहा गया है। महात्मा गांधी ने एक बार फिर से, तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने क्या किया,
जो इरविन थे उनके साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। इसे ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता था। डेट आप याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को। और इसी समझौते के अंतर्गत उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें पार्ट लेंगे। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने कोई हिस्सा नहीं लिया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सिर्फ दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था, उसी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, यानी उसी में भाग लिया था। उसके अलावा ना पहले में गए थे ना तीसरे में गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो 5 मार्च 1931 को तो उन्होंने क्या किया था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। और उसी समझौते के अंतर्गत उन्होंने ये कहा था गांधी जी ने कि हम लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं कि हाँ, हम हिस्सा लेने के लिए आएंगे, वहाँ आएंगे गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर भी राजी हो गई थी। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो राजनीतिक कैदी आपने, हमारे जो राजनीतिक नेता हैं उनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। अब ध्यान रखिएगा दिसंबर 1931 में क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में। तो गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, लंदन। परंतु यह वार्ता बीच में टूट गई। जब उस टाइम जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ भी आपस में विवाद हो गया, किसी उनकी सहमति नहीं बनी, ठीक है ना। इसलिए गांधी जी को क्या हुआ, वापस लौटना पड़ा, निराश ही। वो वहाँ से किसी तरह का कोई भी, जब उनमें के अंदर विवाद हो गए तो फिर क्या किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुँचे। और जैसे वो गए थे वैसे ही वो लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने पाया, और यहाँ आए तो उन्होंने क्या देखा कि सरकार ने तो दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को ही फिर से जेल में डाल दिया। लंदन जाने से पहले उन्होंने क्या कहा था कि राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दो। कुछ 2-4 शर्तें रखी थी, तो सरकार ने उनको मान लिया कि आप गोलमेज सम्मेलन में जाइए, हम ये सब काम करेंगे। पर गोलमेज सम्मेलन में जब उनका विवाद हो गया, वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचे। तो जब जैसे ही गांधी जी इंडिया, अब पहले ऐसा नहीं था कि भाई हवाई जहाज़ में बैठकर तुरंत आ गए, भाई जैसे वो गए थे अपने जो समुद्री जहाज़ के जरिए, तो जैसे ही वो उससे आने में उनको टाइम लगा कुछ दिन का। तो जो उनका पीरियड था यात्रा का, उसी के दौरान सरकार ने क्या किया, दमन करना, भैया आंदोलनकारियों का दमन करना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू को और अब्दुल गफ्फार खान को क्या किया, जेल में डाल दिया। और कांग्रेस को क्या कहा कि एक गैरकानूनी संस्था है, इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया। सभाओं, प्रदर्शनों का बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए, जैसे सभा होती थी, अब क्या करते थे, आंदोलनकारी थे या कांग्रेस के जो लोग थे वो सभा करते थे, किसी तरह का प्रदर्शन करते थे या किसी चीज़ों का बहिष्कार करते थे, तो उन गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया। अब महात्मा गांधी ने पहले उसको वापस ले लिया, ठीक है ना। अब फिर क्या किया, वो दोबारा शुरू किया गया। जैसे ही 5 मार्च 1931 को उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, समझौता हो गया था। तो उसमें क्या कहा गया था कि भाई आप आंदोलन वापस ले लीजिए, हम आपके इतने ये सुधार कर देंगे, ठीक है। साल भर तक तो आंदोलन चला, पर जब दोबारा गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो वो टाइम था 1932 आ चुका था, क्योंकि दिसंबर 1931 में तो उनका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो वो आते आते फिर जनवरी में 1932 में उन्होंने उसको दोबारा शुरू किया था, आंदोलन को, किसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया था। पर आंदोलन क्या था, 1934 तक आते आते उसकी गति मंदी हो गई थी। अब उस आंदोलन में इतनी रुचि नहीं थी। जनता ने भी देखा कि गांधी जी क्या करते हैं, कभी तो आंदोलन वापस ले लेते हैं, हमारे अंदर आक्रोश आता है, हमारे अंदर पूर्ण स्वराज की भावना जागृत होती है, और फिर गांधी जी उसको रोक देते हैं, फिर शुरू करते हैं। ये तमाशा बहुत हो गया, इसलिए बहुत से लोगों का इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो गया था। अब हम देखते हैं कि लोगों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे लिया, क्योंकि हर इंसान के अपने अपने विचार होते हैं और वो हर चीज़ को अपने विचारों के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, या जैसी जैसी उसकी कंडीशंस होती हैं उन कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको लेते हैं। तो उसी को हम देखते हैं कि सिविल नाफरमानी को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, भाई किस किसने इसमें पार्ट लिया, और उन लोगों ने फिर इस आंदोलन को कैसे देखा। जैसे हमने पिछले में असहयोग आंदोलन में, बागानों में असहयोग आंदोलन को, किसानों में, आदिवासी यानी कि जंगल में रहने वाले लोगों में, उद्योगपतियों में जो असहयोग आंदोलन था वो किस तरह से रहा था, ये सब चीज़ें हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ी थी। तो अब हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न वर्ग के लोगों ने कैसे लिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, और उनके लिए स्वराज के मायने क्या थे। जो और सभी वर्गों के लोग, इंडिया के अंदर जितने भी वर्ग के लोग आते हैं, उन सब के लिए स्वराज या ये जो आंदोलन था उसको उन्होंने किस नज़रिए से देखा। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। अभी गाँव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश की जाट आंदोलन में सक्रिय थी। ये जो लोग थे ये इस आंदोलन में सक्रिय थे। संपन्न किसान यानी बड़े किसान,
पट्टीदार और जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। अब उन्होंने क्या देखा भाई, 1930 तक जो आर्थिक मंदी चल रही थी उस टाइम क्या हो गया था भाई, उनकी फसलों की कीमतें अच्छी नहीं मिल रही थी, व्यापार में मंदी थी, ना किसी तरह का भाई निर्यात ही नहीं हो रहा है। जब मांग ही नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है तो मांगेंगे नहीं, मांग नहीं है तो सप्लाई नहीं होगी, तो व्यापार ठप हो गया। तो व्यापार में मंदी है और जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती, पैसे कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ों की कीमत गिर जाती है। तो क्या हुआ फिर, उनकी जो सामान था कृषि का या किसी भी तरह की मटेरियल्स थे वो सब की क्या हुई, कीमत बहुत कम हो गई थी। इससे जो थे ये गुजरात के किसान थे या बड़े किसान थे, संपन्न किसान, बड़े किसान, ये क्या थे, बहुत ही परेशान थे, ठीक है ना। और जब उनकी नकदी आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना अभी नामुमकिन हो गया था। अब पैसे नहीं है तो लगान कहाँ से देंगे, फसल तो है घर पड़ी है, उसको कोई खरीद नहीं रहा है, इनकम आ नहीं रही है, तो टैक्स कैसे भरेंगे। सरकार जो थी वो लगान कम करना नहीं चाहती थी, सरकार कहती लगान पूरा ही लेंगे हम। तो इससे क्या था, चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर समर्थन दिया था, इसलिए जो संपन्न किसान थे वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो गए। अब उनका मतलब था कि हमें किसी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े। उन्होंने इस तरह से स्वराज को लिया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों का बहिष्कार के लिए मजबूर किया। जो मतलब कि सभी जो ये बड़े किसान थे या जाट समुदाय के लोग थे, जो बड़े पट्टीदार थे, उन सब ने अपना सभी इकट्ठे हुए, सभी ने आपस में एक समूह बनाया और जो पार्ट नहीं लेना चाहते थे ना उनको भी इसमें शामिल किया था, सब इसके आंदोलन के लिए, ठीक है ना। उनके लिए स्वराज की लड़ाई, जो अब वो बड़े किसान लड़ाई लड़ रहे थे, पट्टीदार ये जमींदार थे, ये लड़ाई लड़ रहे थे, इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, लगान के खिलाफ लड़ाई। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया, पर 1931 में जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और जब उन्होंने 2-4 बातें मानी थी सरकार ने, तो उसमें किसानों की लगान घटाने की कोई बात नहीं हुई थी, यानी कि किसानों के लगान घटे नहीं। तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, उन्हें लगा कि हम तो फालतू फंड में ही घुस गए, इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो फलस्वरूप जब 1932 में दोबारा आंदोलन शुरू किया ना गांधी जी ने, तो उन्होंने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, हिस्सा लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। उनके लिए स्वराज अपने टैक्स से मुक्ति था कि हमारे ऊपर जो लगान लगाया गया है, जो कर हमें देना है वो माफ़ हो जाए, हमें स्वराज मिल गया। इसका मतलब बड़े किसानों के लिए स्वराज का मतलब ये था। अब बात आती है गरीब किसानों की। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, गरीब किसान तो ये चाहते थे कि सिर्फ लगान में ही कमी ना हो। उनमें से तो बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लगकर खेती कर रहे थे और महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था वो माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। अब ये देखिएगा कि जो गरीब किसान था, अब वही बात है, बड़े पट्टेदार हैं या बड़े जमींदार हैं, उनको तो सरकार को टैक्स देना था, और छोटे किसान हैं उन्हें कितनी टैक्स देना पड़ता था, जमींदारों को। अब वो जमींदारों से उनकी ज़मीन लेते थे पट्टे पर या किराए पर और फिर फसल पैदा करते थे, और जो फिर जितना किराए पर वो ज़मीन लेते थे वो किराया या वो लगान उनको जमींदारों को देना पड़ता था। अब जमींदार खुद आंदोलन में पार्ट ले रहे थे, किसका, कांग्रेस के समर्थन में थे। तो किसानों ने सोचा कि कांग्रेस तो जो है वो बड़े जमींदारों के पक्ष में है, ठीक है ना, हमारे पक्ष में नहीं है। तो इस तरह से अब जो छोटे किसान थे वो क्या चाहते थे कि हमारी जो है ये ज़मीन का किराया, जो हमने ज़मीन भाड़े पर ले रखी है, ये भाड़ा, ये जो टैक्स हमें देना है वो माफ़ कर दिया जाए, ठीक है ना। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों का समर्थन करने में प्राय हिचकिचाती थी। अब देखिए, बड़े किसान और अमीर किसान और जमींदार नाराज़ न हो जाएं, इस वजह से वो छोटे किसानों का जो है पक्ष नहीं लेती थी, कि छोटे किसान जो चाहते थे ना कि हमारा भाड़ा ना लिया जाए ज़मीन का, या हमसे ज़मीन का जो किराया है वो ना लिया जाए, तो उसके पक्ष में कांग्रेस नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि कांग्रेस को जो बड़े जमींदार हैं वो पैसे देते थे, टैक्स एक तरह से उनकी कांग्रेस की जो पार्टियां होती थी या कांग्रेस की जो कार्रवाई होती थी या किसी तरह के भी कांग्रेस काम करती थी, उसके लिए जो कांग्रेस को फंड मिलता था वो यहीं से तो आता था, इन बड़े किसानों और जमींदारों से।
तो इसलिए कांग्रेस ने सोचा अगर हम छोटे किसानों को सपोर्ट करेंगे तो जमींदार सोचेंगे भाई हमारा जो टैक्स आना था इन छोटे किसानों से वो कांग्रेस की वजह से नहीं आया, तो वो कांग्रेस से दूर हो जाएगी। इस डर से, यानी बड़े किसानों को, बड़े जमींदारों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी कांग्रेस, इसलिए उन्होंने जो छोटे किसानों के भाड़ा विरोधी ये इस तरह के आंदोलन थे उनको समर्थन नहीं दिया कांग्रेस ने, ठीक है ना। यानी हिचकिचाती थी हमेशा, क्लियरली कोई बात गोलमोल कर देती थी, क्लियरली कुछ नहीं बोलती थी उनको भी। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अच्छे नहीं बने थे। व्यवसायी वर्ग की स्थिति क्या थी? अब आ जाती व्यापारियों की बात, या व्यवसायी जो उद्योगपति थे उनकी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया? पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो क्या हुआ था भाई, जब सभी जो देशों में लड़ाइयाँ चल रही थी, तो ब्रिटेन है, हम तो भाई ब्रिटेन के अंडर थे तो हम ब्रिटेन को ही मान के चलते, तो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन ने क्या क्या युद्ध में पार्ट लिया था, तो वहाँ उनके जो वहाँ के जो उद्योगपति थे, उद्योग थे, वो सब क्या थे, गोला बारूद बना रहे थे, है ना, हथियार बना रहे थे। तो वहाँ जो कपड़ा है, कपड़ा जो बनाती थी वहाँ की मशीनें, वहाँ वो प्रोडक्शन कम हो गया था, खाने पीने की चीज़ों का प्रोडक्शन कम हो गया था, और उसके लिए वो इंडिया पर ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। तो इंडिया में कपड़ा बनता था, उसका आयात बढ़ गया, निर्यात बढ़ गया था, उसका निर्यात बढ़ गया था, यानी विदेशों में भारतीय कपड़े की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, उद्योगपतियों को मुनाफा हो, क्योंकि उन्होंने मशीनों से कपड़ा बना के भेजा, यानी कि अपने यहाँ इंडिया से कपड़ा तैयार करके भेजा था, ठीक है ना। काफ़ी मुनाफा कमाया था उस टाइम, और वो ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया, और अपने कारोबार को फैलाने के लिए वो ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। यानी कि अब वो चाहते थे कि जो कंडीशंस बनी हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से वो ही बनी रहें। जैसे 1918 के बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, अब क्या हुआ, ब्रिटेन के जो उद्योग धंधे थे वो दोबारा से धीरे धीरे अपनी पटरी पर आने लगे। अब फिर इंडिया के अंदर जो ब्रिटेन का कपड़ा आने लगा, विदेशों में भारत के कपड़े की मांग खत्म हो गई। तो जो भारत के उद्योगपति थे चाहते थे कि ऐसा ना हो, भाई सभी अपना फ़ायदा देखते हैं, तो ये देखते थे कि बाहर हमारा कपड़े, जो इंडिया का जो कपड़ा है, बारीक कपड़ा, बहुत ही मतलब कि इंडिया के कपड़े को बहुत ही अच्छी क्वालिटी बताई जाती थी। तो वो चाहते थे कि जो इंडिया का कपड़ा है इसकी डिमांड बढ़ती रहे भारत, इसका तो भारत का जो कपड़ा है या खाने पीने की जो सामान है उसका निर्यात होता रहे। निर्यात होगा तभी तो उद्योगपति का पैसा कमाएंगे ना, क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उसी तरह से वो क्या चाहते थे कि ये जो गतिविधि, व्यावसायिक गतिविधि में जो रुकावट आ रही है वो ना आए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन में पार्ट लिया था। तो विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे, यानी कि विदेशों से वस्तुएं हैं वो इंडिया में ना आए, या कोई उनके ऊपर ऐसा कानून बना दिया जाए, तो वो इससे सुरक्षा चाहते थे। और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, ठीक है ना, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, और मतलब कि ये उन्होंने संगठन बना लिया था 1920 के अंदर, भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस। किसने? भारत के उद्योगपतियों ने, व्यावसायिक, ठीक है ना। और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, ये दो संस्थाएं हैं, इनके नाम याद रख लीजिएगा। एक 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस, और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं औद्योगिक परिसंघ, जिसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट, फिक्की, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, फिक्की, ठीक है ना, का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जी.डी. बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था उस पर औपनिवेशिक नियंत्रण, यानी औपनिवेशिक नियंत्रण का मतलब है कि ब्रिटिश का नियंत्रण ना हो, इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। इसलिए उन्होंने सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। सिविल नाफरमानी का मतलब हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये नाम याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जी.डी. बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपति, ठीक है ना। अब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का आयात कम हो, इंडिया में ही इंडिया की वस्तुओं का खपत हो, और इंडिया के बाहर भी हमारी वस्तुएं जाए, निर्यात जाए, हम पर टैक्सेस ना लगा जाए, तो किसी तरह का व्यावसायिक विरोध ना हो। तो इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा का समर्थन किया था। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि उद्योगपतियों ने सविनय अवज्ञा का समर्थन क्यों किया, बड़े जमींदारों ने सविनय अवज्ञा का समर्थन क्यों किया, ठीक है ना। इन चीज़ों को जो ये डाउट से क्लियर कर लीजिए कि वो किस किस तरह से चाहते थे। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, इसलिए उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, किन्होंने, उद्योगपतियों ने।
ठीक है ना। अपने अपने हित को ध्यान में रखते हुए सभी पैसा, कोई भी पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा, जहाँ उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, तो अपने हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना पैसा कांग्रेस में या इस आंदोलन में इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना। और वो चाहते थे कि अब जब ये आंदोलन शुरू हो तो बाहर से आई हुई चीज़ यानी आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया जाए। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार और औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी। स्वराज का मतलब था कि वो मतलब कौन, उद्योगपतियों के हिसाब से स्वराज का मतलब था कि हमारे कारोबार पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं होंगी, ठीक है ना। व्यापार उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे, यानी कि इंडिया में बाहर का सामान हम कम मंगाएंगे, उन पर टैक्सेस या किसी तरह के कर लगा देंगे, तो इंडिया में आयात होगा तो उस पर टैक्स लगेंगे, और इंडिया के अंदर ही जो भारत देश है, भारत के अंदर ही भारत का बना हुआ सामान बिकेगा, और जो हम निर्यात कर रहे हैं वो उस पर भी टैक्सेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी निर्बाध, किसी तरह की बाधा ना होते हुए उनका व्यापार या उनके उद्योग धंधे फल फूल सकेंगे। अब गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्होंने सोचा जो गांधी जी गए हैं गोलमेज सम्मेलन में पार्ट लेने, तो वो उनकी बातें उनके सामने रखें, क्योंकि उन्होंने सविनय अवज्ञा को यानी कि कांग्रेस को समर्थन दिया था। तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी जो है वो उनकी इन बातों को वहाँ रखेंगे और उनकी ये जो बातें मान ली जाएंगी कि उनको निर्बाध यानी किसी भी तरह की रुकावट के बिना व्यवसाय या उद्योग धंधे लगाने दिए जाए, इस तरह की बातें। पर जब गोलमेज सम्मेलन सफल ही नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ कि इन व्यवसायों में भी जो, अब कोई भी चीज़ है अगर आपकी बात ना मानी जाती तो आप थोड़ा सा क्या करोगे, ठंड बढ़ जाएगी। वही बात है कि उनका उत्साह कम हो गया और उन्होंने भी दोबारा से इसमें पार्ट नहीं लिया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था, विलंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों से समाजवाद। अब वो एक चीज़ से और डरते थे कि कांग्रेस में जो युवा सदस्य है उनमें समाजवाद की भावना बढ़ रही है। जो समाजवाद की भावना, अब आपने रूस में पढ़ा था, तो रूस में देखा था समाजवाद की भावना में क्या होता है कि उद्योग धंधे हैं या किसी भी तरह का व्यापार है या देश के अंदर कोई भी जितनी भी वस्तु हैं सब पर क्या होगा, पूरे देश के लोगों का समान अधिकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ से वो क्या थे, डरते थे कि कहीं जो कांग्रेस के युवा सदस्य हैं अब उनमें समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, इससे वो डर गए। इसलिए उन्होंने फिर बाद में जब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया तो उसका समर्थन नहीं किया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। अब जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे तो अब मजदूर, एक ही बात होगी, जैसे बड़े जमींदार आए तो छोटे किसान दूर हो गए, तो इसी तरह से उद्योगपति आए तो मजदूर वहाँ से कांग्रेस से छिटकने लगे, ठीक है ना। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थिति के सुधार के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। अब हर किसी ने गांधीवाद को या इन आंदोलन को अपने से किसी न किसी तरह जोड़ा। उन्होंने सोचा कि जो हमें कम सैलरी मिल रही है, जो हमारी ख़राब कंडीशंस है, हमसे काम ज़्यादा करवाया जाता है, सैलरी कम दी जाती है, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने सोचा कि अगर स्वराज आ जाएगा तो हमारी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से कुछ मजदूरों ने भी खुद को गांधीवाद से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की ओर से और 1932 में गोदी कामगारों की ओर से हड़ताल हुई। ये ध्यान रखिएगा, 1930 में रेलवे कामगार और 1932 में गोदी कामगारों की ओर से हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कारों अभियानों में हिस्सा लिया, ठीक है ना। जो छोटा नागपुर की टीन की खाने थी वहाँ जो काम कर रहे थे उन मजदूरों ने। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में इन मजदूरों की मांगों को समाहित नहीं कर पाई। कांग्रेस को वही डर था कि भाई पैसा आ रहा है उद्योगपतियों से, मजदूरों की बात मानेंगे तो फिर उद्योगपति हमसे दूर हो जाएंगे। इसी वजह से तो कांग्रेस को लगता था कि उद्योगपति इस आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्य विरोधी ताकतों में फूट पड़ने लगेगी। अब सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनती, वो घर से बाहर आई उनकी बात सुनने के लिए, और उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया और नमक बनाया, ठीक है ना। तो औरतों का भी पार्टिसिपेशन था। विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। अब पिकेटिंग क्या होती है भाई, वो पिकेटिंग का मतलब हो जाता है कि उसमें किसी भी तरह की आवाजाही ना की गई, उनको बंद कर दिया गया शांतिपूर्ण ढंग से। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह की महिलाएं भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल थी, तो लिख दिया जाए गरीब तबके की औरतें या ऊंची जाति की, जैसे भी ऑप्शन में आए तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। तो ऊंची जाति की जो महिलाएं थी वो ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय पार्ट लिया था। जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, यानी कि अमीर घर के लोग थे ना वो ही थे उच्च जाति के लोग या संपन्न किसान
के परिवारों की महिलाएं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखने लगा, लेकिन सार्वजनिक भूमिका के इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई बदलाव आने लगा। औरतों ने अपने लिए किसी बदलाव से नहीं जोड़ा सही से, ठीक है ना। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचा रही थी, यानी कि कांग्रेस में किसी भी औरत को किसी बड़े महत्वपूर्ण पद पर, ओहदे पर कोई जगह नहीं दी गई थी, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा 1917 में एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा या कहाँ वो किस तरह से प्रभावी नहीं हुआ, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सभी सामाजिक समूह स्वराज की मूर्त अवधारणा से प्रेरित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का भी था, यानी कि अछूत जिनको हम आज दलित बोलते हैं या हरिजन बोलते हैं, वो इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। 1930 के बाद वो खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था। इसका कारण क्या था कि भाई कांग्रेस ने इन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने इस चीज़ का ऐलान किया कि वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को ख़त्म कर देंगे। महात्मा गांधी ने देखा कि जब तक पूरे भारत में सभी वर्गों को नहीं जोड़ा जाएगा, स्वराज हासिल नहीं किया जा सकता है। उसमें हम अछूतों को या हर किसी को उसमें शामिल करना होगा, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत को ख़त्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, किसने? गांधी जी ने कहा था, ये वर्ड से ध्यान रखिएगा कि छुआछूत को ख़त्म किए बिना तक, अगर छुआछूत को हम ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे समाज में एक कुरीति ऐसे ही चलती रही तो हम चाहे और 100 साल लग जाए पर हमें स्वराज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। अब गांधी जी ने इनके लिए भी सत्याग्रह किया था, भाई जो दलित वर्ग है ना उनके लिए भी, ठीक है ना। मैला ढोने वाले को काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे, यानी कि जो एक मैला उठाते हैं, जो नीची जाति के जो लोग थे उस टाइम, जिनको अछूत कहा जाता था, जो वो मैला ढोने का काम करते हैं, तो उनको भी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद ही वो शौचालय साफ करने लगे कि भाई ये कोई किसी काम पर मोहर नहीं लगी हुई है कि ये अछूत ही करेंगे। जब हम खुद हमारी गंदगी है तो हम खुद ही इसे साफ करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे भी अपना हृदय परिवर्तन करें, यानी ऊंची जाति के लोग जो थे, स्वर्ण हिंदू लोग थे, कोई भी थे, उनको अस्पृश्यता को एक पाप बताया, कहा कि अस्पृश्यता पाप है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे, और वो चाहते थे कि भाई राजनीतिक रूप से हमें अगर कुछ मिलेगा, हक मिलेगा, तो ही हमारी समस्याएं हल होंगी। इसलिए वो खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, यानी कि भाई आरक्षण दे दो, हमें शिक्षा संस्थानों में हमारी सीटें रिजर्व कर दीजिए कि उन सीटों पर हमारी ही जाति के लोग पढ़ेंगे। और आवाज़ उठाई कि हमारे लिए निर्वाचन क्षेत्र भी अलग हो, कि हमारी जाति के लोग अपनी ही जाति के नेता को चुनेंगे। ये होता है अलग निर्वाचन क्षेत्र। एक होती है सीटें आरक्षित करना, यानी कि अगर 10 सीटें आरक्षित कर दी तो उन 10 सीटों पर होंगे तो दलित भी, यानी कि जो दलित जाति है, दलित जिनको कहा गया वो ही होंगे, पर उनको चुन सकती है कोई भी, हमारी मतलब कि पूरे भारत की जनता में से किसी भी वर्ग के लोग उनको चुन सकते हैं। वो तो होता है आरक्षण। और दूसरी बात उन्होंने अब इसमें क्या कहेगी कि निर्वाचन क्षेत्र अलग कर दो, यानी कि जहाँ दलित लोग हैं वहाँ दलित जनता जो है वो अपना ही नेता, यानी कि कौन? दलित नेता ही चुनेगी। दलित जनता दलित नेता को ही चुनेगी। ये था निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड, ठीक है ना। तो अब देखिए, विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी जो सामाजिक अपंगता, यानी कि समाज में जो उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है ना, उसको राजनीतिक सशक्तिकरण से ही, यानी कि राजनीति में उनको पद मिलने से इसे दूर किया जा सकता है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों ने कोई हिस्सेदारी नहीं दिखाई। महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्र में ये बात खासतौर से दिखाई दी गई, ठीक है ना। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा, संगठित किया, एसोसिएशन में संगठित किया। तो अंबेडकर ने, ये ध्यान रखिएगा, 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के रूप में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका विवाद हुआ था। जो महात्मा गांधी के साथ विवाद हुआ था
तो वो भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर, ठीक है ना, कि जो अंबेडकर थे उन्होंने अंग्रेज सरकार से, ब्रिटिशर से क्या डिमांड की थी कि हमारे लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाए, और गांधी जी इसी के खिलाफ थे और इसी पर विवाद हुआ, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि आपको सीटें मिलेंगी पर अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा, आपको पूरा मान मिलेगा या आप लोगों की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी की जाएंगी, पर निर्वाचन क्षेत्र अलग से नहीं दिया जाएगा। इसी बात पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के अंदर विवाद उत्पन्न हो गया था। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था समाज में एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, यानी कि अगर सभी अपने अपने तबके की सोचेंगे तो समाज में एकीकरण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि इसलिए वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी की राय मान ली और लास्ट में जो अंबेडकर थे उन्होंने, बीच में भी कुछ नेताओं ने इनका समझौता करवाया और अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली थी। उसी को 1932 में पूना पैक्ट कहते हैं, यानी कि पूना समझौता आए क्वेश्चन में, तो पूना समझौता 1932 में, सितंबर 1932 में हुआ था गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, ठीक है ना। इसमें दलित वर्गों, अब इस पूना पैक्ट के बाद क्या हुआ था भाई, तो दलित वर्गों यानी दलित या जिन्हें अनुसूचित नाम से जाना जाता था को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई थी। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में होना था। निर्वाचन क्षेत्र तो सामान्य होगा पर उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी कि 80 सीटें या 100 सीटें, जिस तरह भी सीटें उनको दी गई थी, ये आपकी हैं, इन पर आपके ही नेता आएंगे। दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को हमेशा शंका की दृष्टि से देखते थे कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, ये तो हमेशा ही हिंदूपंथी रही है, तो क्या है हमारा कोई इसमें मतलब कि उच्च जाति के लोगों का ज़्यादा प्रभुत्व है इसके अंदर, तो हमारी मांगे सुने या ना सुने, हमारे हित का कोई काम करे ना करे, इस तरह से वो हमेशा उसे शंका की दृष्टि से देखते थे। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखता था, यानी मुस्लिम भी सविनय अवज्ञा में कोई खास पार्टिसिपेट नहीं किया। मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उस टाइम वो खलीफा वाला मुद्दा उठा हुआ था, ठीक है ना। पर जैसे ही वो खलीफा का मुद्दा शांत हुआ, खिलाफत आंदोलन शांत हुआ, तो मुसलमान जो थे वो भी कांग्रेस से कट गए, ठीक है ना। यही सब बातें यहाँ कही गई है। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू सभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रीय संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। ये 1920 के दशक के बाद क्या देखा, वही कांग्रेस में हिंदू महासभा जो है या हिंदू धार्मिक राष्ट्रीय संगठन है उनकी अधिकता दिखने लगी या कांग्रेस की उनके साथ नज़दीकी दिखने लगी। तो इससे लगा मुसलमान क्या हो गए, कांग्रेस से दूर होते चले गए, जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब हो गए। दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव हुए, दंगे हुए और हर दंगे में दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता चला गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। 1927 के टाइम के दौरान भी कुछ जैसे हमारे नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने भाई इनके अंदर समझौता करवाने की कोशिश की थी, पर वो सब भी क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। एक बार लगा था कि हाँ भाई एकता स्थापित हो जाएगी, पर ना हो पाई। इससे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर उठे थे। वो ये कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ठीक है ना। तो भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच फिर टकराव आ गया था। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था, अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में सीटें, जो सेंटर में है केंद्रीय सभा है, उसमें तो सीटें उनके आरक्षित कर दी जाएं, और मुस्लिम बहुल प्रांतों में जैसे कि बंगाल और पंजाब में जहां मुस्लिम ज़्यादा संख्या में हैं, वहां मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ देंगे। तो वो भी जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की डिमांड करे तो उसको छोड़ देंगे। उन्होंने क्या कहा कि जो केंद्र में सीटें हैं वो तो हमारे लिए आरक्षित कर दो, ठीक है ना, और जो मुस्लिम बहुल प्रांत है जैसे पंजाब और बंगाल है, वहाँ हमारी जितनी आबादी है उसके अनुपात में हमें सीटें दे दो, तो हम पृथक निर्वाचन नहीं करेंगे। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस चल ही रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी। तो अगर किसकी वजह से ये समझौता नहीं हो पाया तो M.R. जयकर जो कौन थे, हिंदू महासभा के मतलब कि अध्यक्ष थे शायद उस टाइम के ये, ठीक है ना। तो जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी भावनाएं समाप्त हो गई कि हाँ भाई, उन्होंने जैसे दलित वर्गों का मुद्दा शांत हो गया था ऐसे ही ये भी शांत हो जाएगा, पर M.R. जयकर की वजह से ये मुद्दा शांत न हो पाया, ठीक है ना। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल था। तो कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी भी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। वो अब इसलिए उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें कांग्रेस के साथ सहयोग नहीं किया, और बहुत सारे मुस्लिम
नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। और अब वो सोच रहे थे कि जो भारत में हम मुस्लिम हैं उनकी संख्या बहुत कम है, हम अल्पसंख्यक है, इसलिए हमारा हित की तरफ पता नहीं हमारे हितों की तरफ कोई ध्यान देगा या न देगा, इसलिए वो सिर्फ अपने ही हित की सोच रहे थे। उनमें एक चिंता घर कर गई थी। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति यानी हमारी जो संस्कृति है और जो हमारी मुसलमानों की पहचान है वो कहीं खो ही जाएगी। ठीक है ना। अब आ जाते सामूहिक अपनेपन का अभाव। अब ये सामूहिक अपनेपन क्या है इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्र की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई बात साझा ढूंढ लेते हैं। यानी कि जब लोगों को लगेगा कि हाँ हम सब एक हैं, पूरे राष्ट्र को बांधने के लिए कोई एक बात तो चाहिए, पर ऐसी सामूहिक एकता उस टाइम उन लोगों में कहीं नहीं थी। ठीक है ना। तो इससे क्या है, सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया जाए। अलग अलग अब विभिन्न समुदायों, क्षेत्र या भाषाओं के संबंध में अलग अलग समूहों में सामूहिक भाव कैसे पैदा किया जाए। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलने से पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं भी थी जिसके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। भी राष्ट्रवाद की एक भावना ऐसी थी जिसको सामूहिक अपनेपन की भावना कहा जा सकता है। ठीक है ना। इसलिए इतिहासकारों ने क्या सोचा कि साहित्य, लोक कथाओं, गीतों, चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद को साकार किया जा सकता है। तो राष्ट्रवाद की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है, उसको क्या कहते हैं, भारत माता का जो चित्र नहीं कहते वो, उसके ज़रिए कि सभी लोग भारत जैसे किसी एक देवी देवता को मानते हैं तो वो अपना धर्म निश्चित कर, भाई हिंदू धर्म है तो भगवान शिव या किसी एक देवी देवता को देख लिया तो हाँ वो उनकी पहचान हो गई। उसी तरह से पूरे इंडिया में सभी वर्गों को एक पहचान दी गई भारत माता की तस्वीर के जरिए कि ये भारत माता है और हम सब उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो वो उस तरह से राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया गया। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिली जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते थे। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। इस छवि के निर्माण का आरंभ, ये ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ठीक है ना। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में उन्होंने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप वंदे मातरम गीत कब लिखा था, 1870 में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। ठीक है ना। और अब रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया। अब ये किसने, अब रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक पेंटिंग बनाई। वह शांत गंभीर देवी के रूप में, आध्यात्मिक गुणों से युक्त एक देवी के रूप में दिखाई गई। आगे चलकर जब यह छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप धारण करने लगी। मात्र छवि के प्रति श्रद्धा राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक मानी जाने लगी। अब इस एक पेंटिंग के जरिए या इस एक छवि के जरिए भारत माता को एक छवि दे दी गई तो उसके जरिए सभी लोग राष्ट्रवाद से जुड़ते चले गए। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करना, मतलब कि भारत की जो लोक कथाएं थी उनको पुनर्जीवित करके जो आंदोलन था उसको मजबूती दी गई। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटो विचारों द्वारा जो जातियाँ थी ये गाकर कविताओं के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से या अपने डांस या नृत्य करके जो दिखाते थे उनके जरिए भी क्या है, भारत को जोड़ने की कथाएं गाई जाने लगी। ठीक है ना। लोक गीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करके गाँव घूमने लगे, लोग उनको गीतों को सुनाने लगे। ये जो जातियाँ थी भाट वगैरह जो ये जाकर दूसरे गाँव में जगह जगह तमाशा दिखाती थी ना, इनके जरिए यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाना बहुत जरूरी है। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लोक कथा व बाल गीतों और मिथ को इकट्ठा करने का प्रयास किया। भाई वो भी क्या करते थे, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते थे। इस तरह से उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। अब यह तिरंगा यानी सफ़ेद, लाल और हरा, इस झंडे को गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई और इसी को क्या स्वावलंबन का प्रतीक माना गया। अब सभी जुलूसों में ये झंडा थाम कर, मतलब कि झंडे को पकड़ कर चलना ही शासन के प्रति अवज्ञा करना था। ठीक है ना। इस तरह से क्या किया गया था, सभी को एकजुट करने की कोशिश की गई थी इन सभी छोटी मोटी बातों के जरिए। ठीक है। तो अब ये भाई सब क्या है, इन सब के जरिए ही निष्कर्ष क्या निकला कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न सामूहिक वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था और महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों को असंतोष परेशानियों से स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। अब क्या था कि भाई अंग्रेज सरकार
के खिलाफ सभी लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। सभी भारत के सभी समूह और वर्ग क्या क्या चाहते थे, अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे। और अंग्रेजों से स्वतंत्रता या मुक्ति कब मिलेगी, यानी कि सभी का साझा दुश्मन कौन था, अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों से मुक्ति कब मिलेगी भाई, तो मुक्ति के लिए सबने क्या किया, इकट्ठा होकर, यानी अंग्रेजों को भारत से निकाला जाए, अंग्रेजों का शासन खत्म किया जाए, इसके लिए सभी इकट्ठा हुए। तो इन बातों ने क्या सभी भारतीयों को जोड़ा था, ठीक है ना। और महात्मा गांधी एक अच्छे नेतृत्व, महात्मा गांधी क्या थे, एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों में जो लोगों ने अपने आप को कांग्रेस से जोड़ा, अपनी परेशानियों को, अपने जो उनमें गुस्सा था या जो असंतोष की भावना थी, उन सबको कांग्रेस के साथ साझा किया और कांग्रेस ने उनका नेतृत्व करके देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। और उसी का फल क्या निकला कि हमारा इंडिया आज़ाद हो गया। भाई यही सब बातें जो बाकी की जो लाइनें बची इनमें बताई गई हैं, ठीक है ना। इनको मैं पढ़ के कुछ खास पॉइंट्स में है नहीं, आप अपनी NCERT बुक में इन सबको पढ़ लेना। मैं वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहूँगी। और फिर आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन आ गया था, ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन और शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ने पर जोर दिया, जो वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। यानी कि 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, ठीक है ना। और इसी के जरिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और क्या कहा कि भारत को छोड़ दो, अंग्रेजों भारत को छोड़ दो, इस तरह की बातें कही। जिसमें सभी ने इस आंदोलन में सभी ने, छात्रों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, सब ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया था, सब ने इसमें पार्ट लिया, ठीक है ना, सभी ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई थी। इसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा, आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारी महिलाएं, ठीक है ना, मातंगनी हाजरा, असम में कनकलता बरुआ, उड़ीसा में रमा देवी, ये सब नाम आप भाई ध्यान से देख लीजिएगा। इन सब ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया था और 1 वर्ष से इसमें अधिक समय लगा। और ये गांधी जी का एक आखिरी आंदोलन था। उसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी दे दी गई थी। तो चलिए भाई, आज की वीडियो में क्लास में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है पर चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है और मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझा दिया जाए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है और मेरी मेहनत लगती है कि हाँ भाई मेहनत की गई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू।